Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in this video you are going to learn about coal and its product. It is part of 2 of chapter Coal and Petroleum. So friends, let's begin. First of all, we will discuss about coal. So coal is a black colored fossil fuel. In the last video, you have learned about some natural resources, and coal is also a natural resource and as well as it is also a fossil fuel. Okay, so it is black color and it is as hard as a stone. इसकी जो हार्डनेस है बिल्कुल कैसी होगी, स्टोन के जैसी है, स्टोन के जैसा ये हार्ड होगा. Coal is extracted from the ground, that is coal mines. You know, coal को हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से निकालते हैं इसको? ग्राउंड से. ग्राउंड मीन्स कोल माइंस. ऐसा नहीं है आप कहीं भी ग्राउंड में आप कहीं से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है. जहां कोल माइंस है, ठीक है, केवल वहीं पर ही आप जो है ग्राउंड से कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहां से इसको आप निकाल सकते हैं. ओके, ये देखिए, ये कोल माइन का एक इमेज है. इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्रेन्स हैं इनकी हेल्प से जो है कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है यहां से. ठीक है, कोल माइन. कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक. कोल इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक क्यों कहा? सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे अगर इस फिगर को तो आपको उसमें कई सारी लेयर, कई सारी परतें आपको दिखाई देंगी. देखिए, है ना, यानी आप इसको अगर किसी हार्ड चीज से इसको आप स्ट्रक करते हैं तो उस केस में क्या होगा, बिल्कुल ये जो है बहुत थिन लेयर्स के रूप में ये अलग हो जाएगा ये. ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक का मतलब क्या होगा? फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स. यानी जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं या जो मिनरल्स थे वो एक के ऊपर एक परत के रूप में जमते चले गए, एक के ऊपर एक लेयर्स के फॉर्म में, और उस तरह से जो है सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ है. ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोल. अब कोल का फॉर्मेशन हुआ कैसे है, कैसे कोल बना, इस चीज को भी देखते हैं. About 300 million years ago, the earth has dense forests in low-lying wetland areas. लगभग 300 million years ago, 300 million years ago, इतने साल पहले की बात है, जब अर्थ पर क्या थे? डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत घने फॉरेस्ट थे, जंगल थे. कहां पर थे ये? लो लाइंग वेटलैंड एरियाज. यानी इस अर्थ पर ऐसे एरियाज जो कि कैसे थे? बहुत लोअर लेवल पे थे, है ना, उस सरफेस से काफी नीचे थे. अभी वेटलैंड एरियाज क्या होते हैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूं मैं. वेटलैंड एरियाज देखिए, इसमें इसके एग्जांपल्स हैं मार्श, स्वैम्प एंड बॉग. मार्श को देखते हैं सबसे पहले. Marshes are most often found near the banks of the river and lakes where they are likely to be covered frequently in water. तो इस फिगर में आप देखें तो ये मार्श का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली कहाँ होंगे? किसी रिवर या लेक के किनारे पर होते हैं ये, और ऑलमोस्ट क्या होता है, ये कवर्ड विद फ्रीक्वेंटली इन वाटर, यानी कि जो वाटर की सप्लाई है वो उसमें आती जाती रहती है. ठीक है, तो ये मार्श है, ये वेटलैंड एरियाज है. ओके, नेक्स्ट इसमें आता है स्वैम्प. अ स्वैम्प इज एन एरिया परमानेंटली कवर्ड इन वाटर एंड डोमिनेटेड प्राइमरली बाय वाटर टॉलरेंट ट्रीज. अब यहां भी क्या होता है, यहां जो वाटर है ये परमानेंटली कवर है. इस जगह तो क्या दिखा था हमने मार्च में कि वाटर आता जाता रहता है, इसकी सप्लाई चलती रहती है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वाटर है वो परमानेंटली कवर्ड करके रखता है. ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रीज होंगे वो ट्रीज कैसे होते हैं? वाटर टॉलरेंट ट्रीज. मींस ये पानी को सहन कर सकते हैं, इस पानी में भी ये इजीली ग्रो हो जाते हैं. ये एग्जांपल है स्वैम्प का.
नेक्स्ट आता है बॉग। बॉग में क्या होता है? बॉग कलेक्ट एक्सेस रेन वाटर एंड एक्यूमुलेट डेड प्लांट मटेरियल एंड इवेंचुअली फॉर्म अ डेंस स्पंजी मैट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर विद ग्रास एंड मॉस। यहाँ आप देखेंगे कि इस जगह आपको दिखाई दे रही ना, यहाँ पे एक ग्रास और मॉस ने इसको कवर कर लिया, लेकिन यहाँ भी क्या है, इसके नीचे भी वाटर ही है ना। लेकिन ये कवर्ड किससे होता है? ग्रास और मॉस से कवर हो रहा है। तो यहाँ पर जो वाटर कलेक्ट होता है, इसका मेन सोर्स क्या होता है? एक्सेस रेन वाटर। ठीक है, जब ज्यादा बारिश होती है तो उस समय इस तरह से यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है वाटर। एंड एक्यूमुलेट डेड प्लांट मटेरियल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्लांट इसके आसपास है उनके जो भी डेड पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? डेड मटेरियल्स उनके प्लांट के, वो इसमें धीरे धीरे इसमें जाते रहते हैं, यहाँ इसमें जमा होते रहते हैं ये। और धीरे धीरे कैसा रहता है? बहुत ही डेंस, बहुत गाढ़ा हो जाता है, फॉग, दलदल जैसा है ना। और इसके ऊपर क्या होता है? एक स्पंजी मैट, यानी कि ये जो ग्रास और मॉस की क्या बन जाती है? एक स्पंजी मैट इसके ऊपर बन जाता है। तो ये मार्श, स्वैम्प एंड बॉग, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेटलैंड एरियाज। तो यही वो एरियाज हैं, यहाँ जो फॉरेस्ट है, यहाँ जो प्लांट्स हैं, यही 300 मिलियंस अगो पहले क्या थे? ये धीरे धीरे इनके ऊपर लेयर्स जमती गई सॉइल की, मिनरल्स की, और ये कवर्ड होते चले गए। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, these forests got buried under the soil। अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ क्या हुआ? ये सॉइल के अंदर दफन होते गए, क्योंकि सॉइल इसके ऊपर जमा होती जाएगी तो सॉइल के नीचे दबते चले गए, ये है ना। रीजन इसका फ्लडिंग भी हो सकता है, बाढ़ वगैरह से भी ऐसा हो सकता है। As more soil deposited over them, they were compressed। अब जैसे जैसे सॉइल इसके ऊपर जमती जाएगी, डिपॉजिट होती जाएगी, ये भी नीचे नीचे चलते जाएंगे, तो इनके ऊपर क्या होगा? एक प्रेशर लगेगा, हाई प्रेशर इनके ऊपर रहेगा। सो दे वर compressed। The temperature also rose as they sank deeper and deeper। और आपको पता है कि जैसे ही अर्थ में हम इसके सरफेस से सेंटर की ओर जाते हैं तो वहां क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। तो जैसे ये डीपर यानी कि और गहरे नीचे दबते चले गए, वैसे ही इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब देखिए हाई प्रेशर भी इस पे हो रहा है क्योंकि सॉइल जमती जा रही है इसके ऊपर, तो ऊपर से इसका प्रेशर है, हाई प्रेशर और डीपर होते जा रहे हैं तो हाई टेम्परेचर। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कॉल। और धीरे धीरे जो ये डेड प्लांट्स थे ये किस में कन्वर्ट हो गए? कॉल में कन्वर्ट होते चले गए। एज कॉल कंटेन्स मेनली कार्बन, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट्स जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें मेन कंटेंट क्या है? कार्बन है। ओके, एज कॉल कंटेन्स mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal। coal में क्या है? कार्बन। इस वजह से इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? कार्बोनाइजेशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। The name of this process is carbonization। Okay, since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel। यही रीजन है कि हम coal को fossil fuels कहते हैं, क्योंकि जो वेजिटेशन है यानी जो प्लांट्स थे, जो डेड प्लांट्स थे, उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वही क्या हो रहे हैं? कॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस वजह से इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूजेस ऑफ कॉल एज अ फ्यूल। अब हम देखते हैं कि कॉल का एज अ फ्यूल के रूप में इसका क्या क्या यूज हो सकता है। कॉल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। आप जानते हैं बहुत पहले समय से ही कॉल का यूज किसमें किया जाता था? फूड की कुकिंग करने में ना, खाना बनाने में कॉल का यूज किया जाता था। इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। और पहले जो इंजन हुआ करते थे, जो रेलवे इंजन हुआ करते थे, वो इस कॉल पर ही फंक्शन किया करते थे। स्टीम इंजन हुआ करते थे, जो सबसे पहले फर्स्ट जो इन्वेंट किए गए थे वो क्या थे? स्टीम इंजन थे। और स्टीम के लिए क्या करना पड़ता था? कॉल को बर्न करना पड़ता था। तो उस समय कॉल का जो यूज था वो एक्सेस पर था रेलवे डिपार्टमेंट में। ओके, इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी।
इसके अलावा कॉल का यूज कहाँ किया जाता है? थर्मल पावर प्लांट्स, यानी जहां हीटिंग से जो है इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, तो वहां भी क्या होता है? कोयले की बर्निंग की जाती है, तो वहां भी कॉल का यूज किया जाता है। कॉल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं वहां भी एज अ फ्यूल के फॉर्म में कॉल को यूज किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉल। अगर हम कॉल को एज ए फ्यूल यूज करते हैं या से कॉल से और क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। द एक्सट्रैक्शन एंड यूज ऑफ कॉल कॉजेज प्रीमैच्योर डेथ एंड इलनेस। कॉल का एक्सट्रैक्शन यानी जहां कोल माइन से कोल को निकाला जा रहा है, और इसके साथ ही साथ अगर कॉल का यूज भी किया जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इट इज कॉजेज प्रीमैच्योर डेथ, यानी कि वक्त से पहले ही बच्चों में डेथ हो जाना, बच्चों की डेथ हो जाना, इसे कहते हैं प्रीमैच्योर डेथ। ये बच्चा पनप नहीं पाया, वो बन नहीं पाया, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, या फिर इलनेस, बीमारियां इससे होती हैं। द यूज ऑफ कॉल पोल्यूट्स द एनवायरमेंट। आप जानते हैं जब कॉल को बर्न किया जाता है, कॉल में मैक्सिमम क्या चीज है? कार्बन, ठीक है, इसमें मेन कंटेंट क्या है? कार्बन है। और जब कार्बन की बर्निंग होगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का जब कंबशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि क्या है? पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये एनवायरमेंट को भी पोल्यूट करता है कॉल। इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, आप जानते हैं कि ये वन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है ये, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का एक एग्जाम्पल है ये, वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2। तो अगर कॉल को हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं, तो ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स होगा, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है जानते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि जब जो CO2 है ये हमारे अर्थ के चारों ओर, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों ओर क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये ज्यादा अगर ये बनेगी तो एक घेरे के रूप में, है ना, एक घेरे के रूप में ये इसके चारों ओर कलेक्ट होती जाएगी। और जब ये कलेक्ट होती जाएगी तो क्या होगा? सनलाइट जो अर्थ, सन से जो सनलाइट आ रही है, ये उसको जो अर्थ के ऊपर टकराएगी, उसके मैक्सिमम पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेगी, और धीरे धीरे इसके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है अर्थ का, वो हीट होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। और इस प्रोसेस को ही, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। अब कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉक, ठीक है, देखने में बिल्कुल कोल जैसा ही लग रहा है ये, लेकिन उससे कुछ डिफरेंट होता है ये। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। टफ मींस क्या हो गया? बहुत हार्ड होता है। पोरस, पोरस का मतलब क्या होगा? इसमें बहुत माइक्रोपोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत बहुत छोटे छोटे से इसमें छेद होते हैं। ये पोरस का मतलब यही होता है ना, ये वाटर को या एयर को, एयर के लिए इसमें स्पेस होता है। एंड ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक कलर का ये सब्सटेंस है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये कार्बन की लगभग प्योरेस्ट फॉर्म है। कौन? कॉक। ओके। इट इज मेड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब एयर की एब्सेंस में, यहां एयर की एब्सेंस से मतलब होता है यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी उस केस में अगर कोल को हीट किया जाता है, क्या बनता है? कॉक। इस केस में कॉक बनता है। कॉक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। और कॉक का यूज कहां किया जाता है? स्टील के मैन्युफैक्चर में, और उसके अलावा मेटलर्जी में। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, यानी जो मेटल्स हैं अर्थ से, जो भी माइंस के थ्रू उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जाता है मेटल्स को,
ये रफ फॉर्मेट में मिलते हैं, वहां से इनको प्योर फॉर्म में निकालने के लिए कॉक का यूज किया जाता है मेटलर्जी में। इसको आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉल गैस। कॉक के बाद इसका सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है? कॉल गैस। कॉल गैस इज अ फ्लैमेबल गैसियस फ्यूल मेड फ्रॉम कॉल। ये भी कॉल से बनने वाला एक प्रोडक्ट है। कैसा है ये? गैसियस, नाम से मालूम चल रहा है कॉल गैस, तो गैसियस फॉर्म में होगा, फ्यूल है, फ्लैमेबल, ठीक है, इट मींस ये तुरंत आग पकड़ता है फ्लैम के साथ, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कॉल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब एयर की एब्सेंस में कॉल को स्ट्रिंगली जो है हीट किया जाता है स्ट्रांगली, ठीक है, काफी इसको हीट किया जाता है, तो उस कंडीशन में कॉल गैस का फॉर्मेशन होता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कॉल प्रोसेसिंग प्लांट्स। यानी जहां कॉल की प्रोसेसिंग की जाती है जिन प्लांट्स में, ऐसे एरियाज के आसपास की जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां एज ए फ्यूल कॉल गैस का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट इज कॉल गैस इज हाईली टॉक्सिक एज इट कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कॉल गैस कैसी होती है? हाईली टॉक्सिक, बहुत जहरीली गैस होती है, टॉक्सिक होती है, डेंजरस गैस है ये, बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसे जो है मैक्सिमम रूप में फॉर्म में होती है कॉल गैस में, क्योंकि हमने क्या किया, कॉल का जो हीट किया है हमने ऑक्सीजन की अब्सेंस में किया है ना, अब्सेंस ऑफ एयर। अब्सेंस ऑफ एयर का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एयर खत्म है या उसको बिल्कुल भी एयर नहीं मिल रही है, यानी ऑक्सीजन जो है वो बहुत लो है, बहुत लो क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है। जब बहुत लो क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, यानी इसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता, इसका पार्शियल कंबशन होता है, उस केस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, काफी टॉक्सिक गैस होती है ये, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका मेन कंटेंट है किसका, कॉल गैस का, इसलिए कैसी होती है, हाईली टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट इसका हम प्रोडक्ट देखते हैं, अब वो है कोल तार। इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे बच्चों, क्योंकि जो रोड का फॉर्मेशन किया जाता है उसके ऊपर इस कोल तार का ही यूज किया जाता है ना। ये ब्लैक कलर आपको दिखता है ना उसमें सब्सटेंस, जब भी कोई सड़क बनती है, रोड बनता है, ठीक है, तो इस कोल तार का ही यूज किया जाता है, ये वही चीज है। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ब्लैक कलर का है, थिक लिक्विड, थिक लिक्विड मींस बहुत गाढ़ा होता है, गाढ़ापन इसमें काफी होता है, और अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है ना, अनप्लीजेंट होती है। इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड कोल गैस फ्रॉम कोल। यानी जब कोल से कोक एंड कोल गैस का फॉर्मेशन किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में कोल तार का फॉर्मेशन होता है। ओके, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, और इस कोल तार के अंदर लगभग 200 सब्सटेंसेस होते हैं, इनका मिक्सचर होता है। अब कोल तार के बारे में देखते हैं हम। एक बात और है जो आपको याद रखनी है, these days bitumen, a petroleum byproduct is used in place of कोल तार। आजकल क्या होता है, कोल तार के जगह पर किसका यूज किया जाता है, बिटुमन का। एक कोल का टाइप होता है बिटुमिनी, वो अलग चीज है, ये बिटुमैन है ना। बिटुमैन ये क्या है, पेट्रोल, जब पेट्रोलियम को प्रोसेस किया जाता है उस केस में इसके एक बाई प्रोडक्ट, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है ये, उसके फॉर्म में बिटुमेन निकलता है, जिसका यूज कोल तार के स्थान कर सकते हैं, है ना। कोल तार के बारे में कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। यानी कोल तार का यूज कहां कहां कर रहे हैं हम, सिंथेटिक डाई बनाने में। सिंथेटिक डाई, डाई जानते हैं ना आप, कलर करने के लिए, हेयर डाई भी हो सकती है, या किसी क्लॉथ को करने के लिए डाई, या डिफरेंट मटेरियल में जो है कलर देने के लिए जो डाई बन रही है, वहां भी
इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ड्रग्स, एक्सप्लोजिव जो भी विस्फोटक पदार्थ हैं, परफ्यूम्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, ठीक है। अगर वाटर प्रूफ करना है रूफ को, उस केस में भी कोल तार का यूज किया जाता है। नैफ्थलीन बॉल्स, इससे आप अच्छे से पहचानते होंगे। नैफ्थलीन बॉल्स आपके घरों में अक्सर इसको लाया जाता होगा, जो भी कपड़ों की अलमारी है या इस तरह के सामानों में इसको रखा जाता है ताकि उसमें कोई इंसेक्ट्स ना आ जाए। नैफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट। ये क्या करता है, जो मॉथ है, जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको रिपेल करता है, उनको दूर भगाता है। इसको भी कोल तार से ही प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांश ट्यूटोरियल हब।